सर जी एक भाई ने सवाल पूछा, कस्टम ड्यूटी और एफईडी में मेन फर्क क्या है? कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट होने या एक्सपोर्ट होने पे लगती है, जबकि जो एफईडी है वो सिलेक्टेड आइटम पे लगती है, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ताल्लुक नहीं, उसका आइटम से ताल्लुक है। कोई चीज पाकिस्तान से बाहर गई या कोई चीज पाकिस्तान में वापस आई, उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी। यार मेरी बात समझ आ रही? पाकिस्तान से गई या पाकिस्तान में वापस आई, उस पर एक्सपोर्ट कस्टम ड्यूटी लगेगी। लेकिन एफईडी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं। एफईडी टैक्स है जो 16 आइटम्स पर लगना है, वो लगना ही लगना। दोनों में फर्क है। वालेकुम सलाम। किसमें? सर जी एफईडी टैक्स की एक टाइप है, सेल्स टैक्स है, ये भी एक टैक्स है। असल में जरा एफईडी फेडरल एक्साइज ड्यूटी होता है तो आपको लगता है कि पता नहीं इसके अंदर क्या तूफान है। ड्यूटी का भी वही मतलब है जो टैक्स का मतलब है, लेवी भी होता है, टैरिफ भी होता है, सबका एक ही मतलब है। टैक्स मुख्तलिफ चीजों पर लगता है, उसमें से एफईडी पर भी लगता है। एफईडी भी टैक्स की एक किस्म है। ठीक हो गया सर जी? और कोई सवाल? पानी का क्या लेना यार? और कोई सवाल पूछना पसंद करेंगे? वो बाद में पूछ लीजिएगा, इस क्लास के फौरी बाद पूछ लीजिएगा। नहीं फिर यानी मैं हाँ ही समझू, ये तो और भी अच्छी बात है। ले सर फिर आज ना हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, और आज फॉर्मली हम इनकम टैक्स में पहला कदम रखने लगे हैं। एक भाई ऑनलाइन वाले हैं, एफईडी की एग्जांपल मैंने कहा, फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है इसकी एग्जांपल की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि 16 के करीब आइटम्स हैं जिन पर एफईडी लगती है, जिसमें टोबैको, सिगरेट, वाइट क्रिस्टलाइन शुगर, सीमेंट वगैरह शामिल है। सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में क्या चीज़ें थी? हाँ, फ्रेंचाइज और बैंकिंग सर्विसेज, इन सब पर एफईडी फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगती है। ले सर अब चैप्टर नंबर 4 शुरू करने लगा। ये जो 3 दिन आपके पहले गुजरे हैं स्टडी के, ये बेसिक टैक्स को पढ़ने का टाइम था। अब हमने जंप इन करना है इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स यानी इनकम पर टैक्स, इनकम टैक्स यानी इनकम पर टैक्स। अब ये सवाल अगला पैदा होता है कि सर इनकम पर टैक्स तो हो गया, लेकिन इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम अकाउंटिंग का रूल्स अप्लाई करेंगे? तो इसका जवाब है नो। इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के रूल्स अप्लाई करेंगे। सर जो टैक्स लगेगा वो कितने % होगा? सर मुख्तलिफ चीज़ों पे मुख्तलिफ % टैक्स लगना है। हम ये कह देते हैं कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो टैक्स लिखा हुआ है उसके मुताबिक टैक्स लगेगा। अच्छा, तो सर ये बता दीजिए कितने पीरियड की इनकम पे टैक्स लगेगा? कितने पीरियड की इनकम पे टैक्स लगेगा? तो सर इसका जवाब है 1 साल की इनकम पे टैक्स लगेगा। तो 1 साल का तो मतलब हुआ यानी जनवरी से दिसंबर की इनकम को टोटल करेंगे, उस पर टैक्स लगा देंगे। द आंसर इज नो।
टैक्स वाले कहते हैं नॉर्मली जो टैक्स वालों का साल है ये शुरू होता है 1 जुलाई से 30 जून। 1 जुलाई से 30 जून का पीरियड होता है जिसको क्या कहा जाता है, नॉर्मली ये टैक्स ईयर होता है। अगर कुछ ना कहा हुआ हो और ये कहा हो कि टैक्स ईयर 2024 है तो इसका मतलब है 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 के पीरियड को रेफर किया जा रहा है। यानी लफ्ज टैक्स ईयर 2024 का मतलब है 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 का पीरियड। जी मेरा पॉइंट पिक कर रहे हैं, ये आ गया नॉर्मल टैक्स ईयर। यानी इसको मैं ऐसे डिफाइन करूं, 12 माह का पीरियड है जो खत्म कब होता है, 30 जून पर खत्म होता है, जो भी साल है। नॉर्मल टैक्स ईयर को डिफाइन कर दिया मैंने, 12 माह का पीरियड जो 30 जून पे खत्म हो उसे नॉर्मल टैक्स ईयर कहते हैं। अब जब ये बात क्लियर हो गई कि भाई 12 माह का पीरियड होगा, 30 जून पे खत्म होगा, इस पीरियड के दौरान 1 जुलाई से 30 जून के पीरियड के दौरान जितने पैसे कमाए होंगे उस पे टैक्स लगेगा, मामला हल हो गया। अब कुछ लोगों को ना प्रॉब्लम आने लग गई, उन्होंने कहा सर हमारा पीरियड मैच नहीं करता टैक्स वालों के साथ। बैंक वालों ने कहा कि हमारे लिए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की इनकम को कैलकुलेट करना और एफबीआर के सामने पेश करना और उस पर जितना टैक्स बनता है वो अदा करना आसान है। चूंकि हम सारी वर्किंग 1 जनवरी से 31 दिसंबर के पीरियड के लिए करते हैं तो हमारे लिए वो आसान है। लेकिन आप अगर हमें कहें कि 1 जुलाई से 30 जून तक के पीरियड की इनकम को कैलकुलेट करो तो वो हमारे लिए मुश्किल है और उसमें ज्यादा चांस है कि कोई गलती हो जाएगी और करेक्ट रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली उससे टैक्स भी गलत हो जाएगा। ये बात कही बैंक वालों ने। शुगर मिल्स वाले भी आ गए, कहने लगे कि सर हमने फसल के हिसाब से चलना है या टैक्स के हिसाब से चलना है। अब हमारी फसल कि जब उसने चलना है, उगना है, कटाई होनी है, कटाई होने के बाद हमने गन्ना खरीदना है, गन्ने से जूस निकालना है, जूस से चीनी बनानी है, चीनी बना के बेचनी है, तो एक प्रोसेस है और हमने फसल की कटाई के मुताबिक अपना पूरा साल अलाइन किया हुआ है, ना कि टैक्स के मुताबिक। अब अगर हमारी मर्जी तो नहीं है ना कि हम टैक्स के मुताबिक 1 जुलाई में फसल उगा लें और 30 जून को वो तैयार हो जाए और हम कहें जी हमारा साल कंप्लीट हो गया। हमारी मर्जी के मुताबिक तो फसल नहीं उगनी ना। तो यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो टैक्स वालों ने कहा अच्छा ठहरो, आप सब लोग परेशान हो गए, मैं आपको एक दूसरी ऑप्शन दे देता हूँ। नॉर्मली तो ऐसा ही होगा, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में 12 माह का टैक्स ईयर अलाउ किया जा सकता है जिसका ईयर एंड 30 जून ना हो। यानी 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024। अब ये 12 माह का पीरियड है लेकिन इसका ईयर एंड 30 जून नहीं है। 12 माह का पीरियड है और उसका ईयर एंड 30 जून नहीं है। ये स्पेशल टैक्स ईयर, एक नॉर्मल टैक्स ईयर होता है, एक स्पेशल टैक्स ईयर होता है। 12 माह का पीरियड 30 जून, ईयर एंड नॉर्मल टैक्स ईयर। 12 माह का पीरियड ईयर एंड 30 जून नहीं,
स्पेशल टैक्स। फिर टैक्स वालों ने ना कहा कि हमारी मर्जी है, हम किसी पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन को इजाजत दे दें, किसी पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन को इजाजत दे दें। क्या इजाजत दे दें? कि वो स्पेशल टैक्स ईयर को इस्तेमाल कर सकती है। जैसे उन्होंने बैंक को इजाजत दे दी, जैसे उन्होंने राइस एक्सपोर्टर्स को इजाजत दे दी, जैसे उन्होंने शुगर मिल्स वालों को इजाजत दे दी। बैंक और राइस एक्सपोर्टर को कहा तुम्हारा ईयर एंड 31 दिसंबर है, शुगर मिल वालों को कहा तुम्हारा ईयर एंड 30 सितंबर है। तो ऐसा हो जाता है, इजाजत दे दी है। वो पॉइंट समझ आ रहा है? सर इजाजत दे दी है। चलूं आगे सर जी। नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है बता दिया, स्पेशल टैक्स ईयर क्या है बता दिया। स्पेशल टैक्स ईयर में पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन में क्या फर्क होता है पता है? सर अलाइड बैंक इज अ पर्सन, ऑल बैंकिंग कंपनीज इन पाकिस्तान क्लास ऑफ पर्सन। सर समझ आ रही? ये फर्क होता है। नॉर्मल टैक्स ईयर आ गया, स्पेशल टैक्स ईयर आ गया, उसके बाद आ गया अगर कोई बंदा नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ जाना चाहता है तो वो क्या करे? सर अगर एक बंदा नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर पे जाना चाहता है या स्पेशल से नॉर्मल टैक्स ईयर की तरफ जाना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? कमिश्नर को दरखास्त देनी पड़ेगी। कमिश्नर क्या करेगा? कंपेलिंग नीड देखेगा। कमिश्नर क्या करेगा? कंपेलिंग नीड देखेगा। अगर वाकई कंपेलिंग नीड है, यहां देखेगा कंपेलिंग नीड नहीं है। अगर कंपेलिंग नीड है तो कमिश्नर उसको इजाजत दे देगा, और एक बार कमिश्नर ने इजाजत दे दी तो इजाजत देने के बाद भी विड्रॉ कर सकता है। लेकिन अगर कमिश्नर देखता है कि कोई कंपेलिंग नीड नहीं है, बस ऐसे ही शोर मचाया हुआ है, तो कमिश्नर ना कर देगा। और फिर टैक्स पेयर, कमिश्नर ने ना कर दी तो टैक्स पेयर किसके पास जा सकता है? FPR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बोर्ड के पास जा सकता है, और बोर्ड का फैसला फाइनल होगा। सर तीसरी बात मैंने आपको बताई, नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है बता दिया, स्पेशल टैक्स ईयर क्या है बता दिया। नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल पे जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? कमिश्नर को दरख्वास्त देंगे। कमिश्नर कंपेलिंग नीड देखेगा, अगर कंपेलिंग नीड हुई तो इजाज़त दे देगा, और इजाज़त देने के बाद भी अगर उसे पता चला कि किसकी ज़रूरत नहीं थी तो विड्रॉ कर देगा। और अगर कंपेलिंग नीड ना हुई तो रिव्यू को, बोर्ड की रिक्वेस्ट को रिव्यू करेगा और उसका फैसला फाइनल होगा। डन हो गया यार? ये 3 बातें मैंने आपको बताई, एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लीजिए। ले सर, इसका मतलब है नॉर्मल टैक्स ईयर क्या हुआ? नॉर्मल टैक्स ईयर 12 माह का पीरियड है जो 30 जून पे खत्म हुआ।
स्पेशल टैक्स ईयर क्या हुआ, डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर, और ये तब होता है जब कमिश्नर इजाजत दे देता है 12 माह का पीरियड अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर। ये इनकम और पीरियड जो है शैल बी डिनोटेड बाय, इसको किससे डिनोट करना है ये मैंने भी पढ़ाना है। बोर्ड के पास अथॉरिटी है कि वो किसी भी पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन के लिए स्पेशल टैक्स ईयर डिसाइड कर दे। शुगर मैन्युफैक्चर के लिए कर दिया, राइस एक्सपोर्टर्स के लिए कर दिया, बैंक और इंश्योरेंस के लिए उन्होंने ये स्पेशल टैक्स ईयर रख दिया। अब अगर आपको यहां तक ये सारी बात समझ आ गई कि नॉर्मल से स्पेशल का क्या सीन है, को बंदा नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल पे नॉर्मल जाना चाहता है तो क्या करेंगे, परमिशन लेंगे किससे, टैक्स पेयर मे गेट परमिशन टू अडॉप्ट स्पेशल टैक्स सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन। पहला आप कमिश्नर को अप्लाई करेंगे, नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल पे जाना है, कमिश्नर आपको परमिशन दे देगा अगर वो देखे कि कोई कंपेलिंग नीड है और वो चाहे तो कोई कंडीशन भी इम्पोज कर सकता है। चेंज ऑफ टैक्स ग्रांटेड बाय द कमिश्नर में बी विड्रॉन if in his opinion it is no longer feasible but after giving an opportunity of being heard to the taxpayer। सर जी चेंज ऑफ टैक्स ग्रांटेड बाय द कमिश्नर विड्रॉ कर लिया जाएगा, आपने चेंज की इजाजत दे दी है, इसके बाद भी विड्रॉ कर लेंगे अगर आपको लगे कि अब इसकी नो मोर फिजिबल जरूरत नहीं है। एन ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर फॉर द चेंज ऑफ टैक्स शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे। सर जी असल में आपने चेंज ऑफ टैक्स की दरख्वास्त देनी होती है अपने करंट टैक्स जिस ईयर में आप होते हैं वो ख़त्म होने से पहले पहले, और जब आप वो दरख्वास्त देते हैं ना कमिश्नर अप्रूव कर लेता है तो वो साल के ख़त्म होने के इमीडिएटली बाद जो रिक्वेस्टेड ईयर आप कह रहे होते हैं कमिश्नर वहाँ से आपका स्पेशल टैक्स ईयर या नॉर्मल टैक्स ईयर शुरू कर देता है। shall take effect from the first day of special tax year or normal tax year as may be specified in the order। A person dissatisfied with the order may file a review application with the board। जो पर्सन राजी नहीं होगा वो क्या करेगा, बोर्ड को रिव्यू एप्लीकेशन दे देगा और बोर्ड का फैसला फाइनल होगा, बोर्ड का फैसला फाइनल होगा। सर जी ये सारी बातें मैंने आपको मैप में भी सिखाई हैं, दोबारा पढ़वाने का मकसद है कि सर अभी कोई बात ऐसी जो समझ नहीं आई तो पूछ लीजिए। हाँ डिनोट वाली बात ऐसी जो मैंने भी करनी है वो इंटेंशनली मैंने रोकी हुई है। अब जरा देखना 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 ये कौन सा टैक्स ईयर है, नॉर्मल टैक्स ईयर। दरख्वास्त दी कि नॉर्मल से स्पेशल में जाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा 1 जनवरी से ईयर शुरू हो और 31 दिसंबर पे ख़त्म हो। अगर कमिश्नर ने इजाज़त दे दी तो 30 जून 2000 के बाद इमीडिएटली बाद जो फर्स्ट डे ऑफ टैक्स ईयर होगा वहां से अगला साल शुरू होगा। अब मुझे बताओ 31 दिसंबर 30 जून 2022 के बाद 1 जनवरी इमीडिएटली बाद कब आ रहा, 1 जनवरी 2023 में, यानी ये साल 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक चलेगा। साल ख़त्म होने के इमीडिएटली बाद जो रिक्वेस्टेड ईयर है वो तो 6 माह बाद आ रहा, तो अब इसके दरमियान में कुछ जगह रह गई है और वो है 1 जुलाई 2023 से 2022 से 31 दिसंबर 2022। यार मेरी बात समझ शुरू, नॉर्मल से स्पेशल, नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल टैक्स ईयर पर जाते वक्त जो दरमियानी पीरियड होता है इसको ट्रांजिशनल टैक्स ईयर बोलते हैं।
नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ जाते वक्त जो दरमियानी पीरियड होता है उसको ट्रांजिशनल टैक्स ईयर बोलते हैं। नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ जाते वक्त जो दरमियानी पीरियड होता है उसको ट्रांजिशनल टैक्स ईयर बोलते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप लाहौर से इस्लामाबाद जाएं और बेरा में थोड़ी देर स्टे करें, तो जो वहां पर स्टे किया वो क्या है, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। भाईजान ये बात आपको समझ आ रही है, येस और नो? नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ जाते वक्त दरमियान का जो पीरियड है वो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहलाता है। एक एग्जांपल और ले लीजिए। एक इदारे का ईयर एंड है 1 अप्रैल 2022 से शुरू होता है वो साल और 31 मार्च 2023 पर खत्म होता है। इसने कहा है कि हमारा स्पेशल टैक्स ईयर से नॉर्मल टैक्स ईयर कर दें। 31 मार्च 2023 के बाद नॉर्मल टैक्स ईयर कब आना है? 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024। अब इसका दरमियानी पीरियड है 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023। ये जो दरमियानी पीरियड है इसको क्या कहा जाता है? और भाई समझ आ गई है? ये हमारी ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए। सर जी वो बड़ा क्लियरली कह रहा है कि वेयर आर टैक्स ईयर ऑफ अ पर्सन चेंजेस एज ए रिजल्ट ऑफ एन ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर। कमिश्नर ने इजाजत दे दिया, इसकी वजह से टैक्स ईयर चेंज हो गया, नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल। वाइस वर्सा का क्या मतलब होता है? उलट उसका। द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ द लास्ट टैक्स ईयर प्रायर टू चेंज। टैक्स ईयर खत्म होने से पहले का पीरियड और द डेट ऑन विच द चेंज टैक्स ईयर कमेंस। और चेंज टैक्स ईयर के शुरू होने से बाद का पीरियड, ये क्या होगा? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर होगा। नॉर्मल टैक्स ईयर था एबीसी लिमिटेड का 1 जुलाई 20 से 30 जून 21। अप्लाई किया एबीसी लिमिटेड को, कमिश्नर ने ग्रांट किया अप्रूवल टू अडॉप्ट स्पेशल टैक्स ईयर ऑफ 30 सितंबर ईच ईयर। द पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई 2021 से 30 सितंबर 2021 विल बी ट्रीटेड एज ट्रांजिशनल टैक्स। इसे क्या ट्रीट किया जाएगा? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर ट्रीट किया जाएगा। नहीं सर जी, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अब इसके बाद आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके साथ करनी है, और वो ये है कि टैक्स ईयर को डिनोट किससे किया जाता है? टैक्स ईयर को डिनोट किससे किया जाता है? डिनोट का क्या मतलब होता है? शो किससे किया जाता है? रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? यानी अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा अगर मैं कहूंगा टैक्स ईयर 2024 तो इसका मतलब होगा 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक का पीरियड। यस और नो? इसका मतलब है कि मैंने उस पीरियड को डिनोट किया 2024। अब एक मसला आ जाता है। मसला ये आता है कि जब तो होता है ना नॉर्मल टैक्स ईयर 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024, इस पर असूल लगेंगे टैक्स ईयर 2024 के, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन मसला तब आता है जब ये एबनॉर्मल होता है, यानी 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 का पीरियड है, इसकी इनकम कैलकुलेट करनी है, टैक्स के असूलों के मुताबिक करनी है। तो सवाल ये कि टैक्स के असूल 2023 वाले लगेंगे या 2024 वाले लगेंगे? सवाल समझ आएगा तो जवाब समझ आएगा। और सवाल समझ आया भैया? अगर तो सीधा सीधा केस है ना 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024, तो अंडरस्टूड है कि टैक्स ईयर 2024 है तो 2024 के असूल लगेंगे। लेकिन अगर 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 का पीरियड है
और इस पर टैक्स लगना है, तो बताएं 23 के साल के सूद लगेंगे 24 के? मैं बस ये चाहता हूं कि आप इस सवाल का देते हुए कंफ्यूज हो जाएं जवाब देते हुए। अगर आपको ये समझ आ गई कि सवाल क्या है और जवाब नहीं आ रहा, तो जवाब मैंने बताना है, मगर मैं चाहता ही हूं कि आप सवाल तक पहुंच जाएं। जब आप सवाल तक पहुंचते हैं ना, तो वो जवाब की चाबी होती है। लेकिन अगर आपको ये बात ही ना पता चल रही हो कि यार ये सवाल क्या है, तो फिर जवाब जितना भी दे दो बेकार है। सवाल समझ आ गया? यस और नो? आ जाओ। वो कहता है जिस टैक्स ईयर से डिनोट किया जाएगा उसी टैक्स ईयर के असूल लगेंगे। अब किस टैक्स ईयर से डिनोट किया जाएगा, ये एक सवाल है। वो कहता है नॉर्मल टैक्स ईयर में तो मुश्किल नहीं है, जब खत्म हुआ, जिस साल में टैक्स ईयर खत्म हुआ है उसको उसी साल से डिनोट करेंगे। नॉर्मल टैक्स ईयर में साल खत्म हुआ है 30 जून 2023, तो किस साल खत्म हुआ है? 2023, तो इसे डिनोट किया जाएगा टैक्स ईयर 2023। हाँ, अगर ट्रांजिशनल टैक्स ईयर या स्पेशल टैक्स ईयर है तो उसे किससे डिनोट करना है? दिस इज द क्वेश्चन। तो उसके बारे में वो कहते हैं इसके 3 स्टेप्स हैं, इसके 3 स्टेप हैं। सर जी यहां पर स्टेप 2 आना चाहिए था, यहां पर स्टेप 3 आना चाहिए था। डिनोट करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है ईयर एंड की डेट देखिए। हमारा ईयर एंड है 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023। पहला स्टेप क्या है? ईयर एंड की डेट देखिए। दूसरा स्टेप क्या है? ईयर एंड का मंथ देखिए, पहले डेट, दूसरे नंबर पे। तीसरा स्टेप क्या है? ये देखिए कि इसका मंथ 1 से 6 है, ईयर एंड का मंथ या 7 से 12 है। अगर 1 से 6 है इसको सेम टैक्स ईयर से डिनोट करेंगे, और अगर 7 से 12 है तो +1 के साथ डिनोट करेंगे। आप बताएं 23 दिसंबर 2023 1 से 6 है या 7 से 12 है? तो इसका मतलब है इसको डिनोट करेंगे टैक्स ईयर 2024। अगर आपको फॉर्मूला समझ आ गया तो बस गेम सेट हो गई। आ जाओ मेरे साथ। ये आपके सामने मैंने 6 एग्जाम्पल्स दी हैं। 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 आपने बताना इसको किससे डिनोट करेंगे। ये नॉर्मल टैक्स ईयर है, इसको 2022 से डिनोट करेंगे। यस और नो? 1 जुलाई 2022 से 31 दिसंबर 2023, ये 12 माह से कम का पीरियड है, तो ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। यार 12 माह, जो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर होता है हमेशा ये 12 माह से कम का पीरियड होता है। इसको किससे डिनोट करेंगे? ईयर एंड की डेट देखी, ईयर एंड का मंथ देखा, 1 से 6 है या 7 से 12 है, तो फिर टैक्स ईयर। आगे आ जाओ। 1 जनवरी 23 से 31 दिसंबर 23, ये है स्पेशल टैक्स ईयर, इसको डिनोट किससे करेंगे? डेट देखी, मंथ देखा, 1 से 6 है या 7 से 12 है, तो फिर क्या करेंगे? टैक्स ईयर। मुश्किल लग रहा है? आगे आ जाओ। 6 और 7, 13 एग्जाम्पल्स मैंने आपको भी करानी है। सिर्फ चाहता ही हूं कि आप खुद अब मुझे जवाब दीजिए।
सर जी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, भाई आप बताइएगा। ब्लू शर्ट, मुझे बता दीजिए ये नॉर्मल टैक्स ईयर है, स्पेशल टैक्स ईयर है या ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है? सर नॉर्मल तो 30 जून पे खत्म होता है ना, तो ये नॉर्मल नहीं है बल्कि। स्टेप नंबर 2, डिनोट किससे करेंगे? सबसे पहले क्या देखना है? डेट। दूसरे नंबर पे क्या देखना है? 1 से 6 है या 7 से 12 है? तो फिर टैक्स ईयर सेम होगा। डन हो गया? सर जी अब आपने बताना, 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 ये नॉर्मल है, स्पेशल है या ट्रांजिशनल है? ट्रांजिशनल है, क्योंकि 12 माह से कम का पीरियड है। फिर उसके बाद अब अगला स्टेप ये डिनोट किससे करेंगे? सबसे पहले ईयर एंड देखा, फिर उसके बाद मंथ देखा। मंथ 1 से 6 है तो सेम। सर समझ आ गई? जी भाई आप बताइएगा। आप 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 नॉर्मल है, स्पेशल है या ट्रांजिशनल है? शाबाश। किससे डिनोट करेंगे? 20 सेम टैक्स ईयर से डिनोट करेंगे ना, और मुश्किल तो नहीं लग रहा। आगे आ जाइए, अब आपने बताना बेटे। 1/7/2019 से 30/6/2020 ये नॉर्मल है, स्पेशल है या ट्रांजिशनल है? शाबाश, ये नॉर्मल टैक्स ईयर है चूंकि 30 जून पे खत्म हो रहा है। अगला स्टेप, डिनोट किससे करेंगे? सर जी ये नॉर्मल हो तो उसी टैक्स ईयर से डिनोट होता है, इस पे फॉर्मूला भी लगाएंगे तो लगेगा। ले सर अब आप बताइएगा, 1/9/2019 से 31/8/2020 मुझे बताइए नॉर्मल है, स्पेशल है या ट्रांजिशनल है? सर 30/6 पे खत्म हो तो नॉर्मल होगा ना, ये तो 31/8 पे खत्म हो रहा है, तो ये नॉर्मल नहीं है बल्कि क्या है? 12 माह का पीरियड हो और 30 जून पे खत्म हो रहा हो तो नॉर्मल है। 12 माह का पीरियड हो और 30 जून पे खत्म ना हो तो स्पेशल है। भैया ये 9 से शुरू हुआ है, 8 पे खत्म हुआ है, 12 माह और खत्म 30 जून पे नहीं हुआ तो ये स्पेशल है। अच्छा अब बताइएगा इसको डिनोट किससे करेंगे? 1 से 6 है या 7 से 12 है? Determine the tax year in respect of each accounting period. 1/9/2021 से 31/8/2022 जी स्पेशल टैक्स ईयर किससे डिनोट करेंगे? बेटे बाप ने बताना, 1/1/2022 से 31/12/2022 नॉर्मल, स्पेशल या ट्रांजिशनल? शाबाश। डिनोट किससे करेंगे? चूंकि 7 से 12 है। यस सर जी अब आपने बताना, वो लास्ट में जो बैठे हैं। 1/4/2022 से 31/3/2023 नॉर्मल है, स्पेशल है? किससे डिनोट करेंगे? सर इसको डिनोट करेंगे टैक्स ईयर, क्योंकि 3 है ना, सेम रहेगा। सर जी आगे चलते हैं। 1/5/2022 से 30/4/2023 नॉर्मल है, स्पेशल है या ट्रांजिशनल? क्या है सर? स्पेशल है। किससे डिनोट करेंगे? एक 7/2022 से 30/6/2023 जी क्या है सर जी? नॉर्मल टैक्स ईयर है। डिनोट किससे करेंगे? आपकी किताब में E1 और A2 डिफरेंट है, अभी कीजिए। आपकी किताब में जो सवाल हैं वो डिफरेंट हैं। और सर मुश्किल तो नहीं लग रहे? क्या पिक हो रहे हैं अब आराम से?
लो सर, बस मैं आपको 3 बातें बताऊंगा और आज की क्लास खत्म। बात नंबर 1, इनकम क्या है? An amount chargeable to tax under the Income Tax Ordinance 2001। कोई भी अमाउंट जो चार्जेबल टू टैक्स हो, वो अमाउंट जिस पर टैक्स लगना है वो इनकम है। पहली बात, अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन या डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर एफटीआर। सर बड़ी ध्यान से रुक जाइए, मेरे से स्टोरी सुन लें। सर 2 लफ्ज हैं, ये सारी उम्र अब आपके साथ लग गए हैं, जो जब जब टैक्स पढ़ेंगे ना ये अब आपकी जान नहीं छोड़े। एक डिडक्शन ऑफ टैक्स और एक कलेक्शन ऑफ टैक्स। डिडक्शन ऑफ टैक्स क्या होता है? टैक्स का कट के मिलना। कलेक्शन ऑफ टैक्स क्या होता है? टैक्स समेत जमा करवाना। अब मेरी बात सुनो, मैं एसबीआई में नौकरी करता हूँ, मेरी सैलरी 1 लाख, समझाने के लिए बता रहा हूँ। एसबीआई वाले मुझे 1 लाख रुपए नहीं देते, टैक्स काट के 90,000 रुपए देते। यार मेरी बात समझ आ रही है? जो पैसे मुझे मिलने हैं टैक्स कट के मिलते हैं, दिस इज डिडक्शन ऑफ टैक्स। जो पैसे मुझे मिलने हैं टैक्स कट के मिलते हैं, दिस इज डिडक्शन ऑफ टैक्स। सर मैंने 86 रुपीज का बैलेंस खरीदना था जैज का, मैंने 100 रुपए दिए। गौर करें, ऐसा ही होता है। 100 रुपए का बैलेंस कराते हैं तो 80 रुपए का बैलेंस आता है, 100 रुपए देते हैं। तो आपने 86, उसने आपसे 100 रुपया लिया, लेकिन उसने चीज आपको 86 रुपए की दी। 14 रुपए का क्या किया? कलेक्ट किया टैक्स। और मेरी बात समझ आ रही है? जब पैसे मिलने होते हैं और कट के मिलते हैं, इसको कहते हैं डिडक्शन ऑफ टैक्स। जब पैसे अदा करने होते हैं और टैक्स शामिल करके अदा किए जाते हैं, इसको कहते हैं कलेक्शन ऑफ टैक्स। एसबीआई वाले मुझे पेमेंट करते हैं तो मेरी डिडक्शन ऑफ टैक्स होती है, और एसबीआई वाले डिडक्ट करते हैं टैक्स को। जैज वाले जब आपसे पैसे वसूल करते हैं अपने बैलेंस के साथ 14 रुपए टैक्स के, तो जैज वाले टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। मेरी बात समझ आ गई है? सो डिडक्शन ऑफ टैक्स से लिख लीजिए, एसबीआई वाले पैसे डिडक्ट करके आपको सैलरी देते हैं। और कलेक्शन ऑफ टैक्स में लिख लीजिए कि जैज वाले टैक्स कलेक्ट करते हैं। सर जी क्या ये बात आपके जहन में रहेगी? यस और नो? शाबाश। चलूं आगे सर जी। एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम अंडर एनी प्रोविजन ऑफ, बाज़ औक़ात वो आपको पैसे नहीं मिलते लेकिन आपकी इनकम ट्रीट की जाती है। एसबीआई वालों ने मुझे गाड़ी दी हुई है, पैसे हैं, लेकिन ये जो गाड़ी का फायदा एसबीआई वालों ने मुझे दिया हुआ है, मेरी इनकम ट्रीट होता है।
सर जी मेरा पॉइंट समझ आया है? बाज़ औक़ात ट्रीटेड एज इनकम का मतलब है इनकम के तौर पे ट्रीट किया जाता है। मैं बादशाह बन जाता हूं, ये जो बादशाह बनता है बंदा, ये सचमुच का बादशाह नहीं होता, लेकिन इसको बादशाह के तौर पे ट्रीट किया जाता है। और सर समझ आ रही है? इसको कहते हैं ट्रीटेड एज इनकम, ट्रीटेड एज इनकम। सचमुच की इनकम नहीं, समझा जाएगा कि जैसे इनकम है वो भी इनकम में शामिल। चौथा आ गया लॉस ऑफ इनकम। इनकम में लॉस, कुछ बच्चे समझते हैं कि इस लॉस ऑफ इनकम से मुराद है लॉस, नहीं, इनकम में लॉस। एक बंदा 100 रुपए कमा रहा है, 10 रुपए का लॉस आ गया, 10 रुपए की कमी आ गई तो अब वो 90 रुपए कमा रहा है, इसको कहते हैं इनकम में कमी आना। एक बंदे को 50 का लॉस हो गया, ये लॉस होता है। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इनकम में कमी, नुकसान नहीं, नफे में नुकसान। मैं 100 रुपए की चीज खरीदता था, 150 की बेचता था, अब मैं 100 रुपए की खरीद के 120 की बेच रहा हूं, तो मेरा लॉस ऑफ इनकम है, इनकम में कमी, नुकसान नहीं कर रहा मैं। और मेरा पॉइंट समझ आया है? मुनाफे में कमी। अक्सर मैं फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का है, तो वो आपस में बात कर रहे थे कि यार हम कभी किसी कस्टमर को कहते थे नहीं यार सानू नुकसान हो रही है, ये तो झूठ है। अब आपने एक चीज़ 100 रुपए की लिया, आप किसी को कहेंगे 120 की बेचो साथ के, मुझे नुकसान हो रहा है, ये तो झूठ है। झूठ बोलने से रिस्क आराम हो जाता है। उनको ऐसी बात होती तो कुछ एक बुजुर्ग बैठे थे, वो कहते बेटा है ना कि वो कि नुकसान हो रहा, मैंने मुनाफे चो नुकसान हो रहे। यार मेरी बात समझ आई है? नुकसान नहीं हो रहा, मुनाफे में नुकसान हो रहा है। और सर ये लॉस ऑफ इनकम है। समझ गए भाई? इनकम में ये 4 चीजें शामिल हैं। सर इसमें एक लफ्ज आ रहा है FTR, इसको प्लीज होल्ड कर लीजिए, इंशाल्लाह ईद से पहले मैंने आपको FTR करा के भेजना है। ईद से पहले मैंने ये वाला चैप्टर 4 आपको कंप्लीट करवाना। इनकम में क्या है बता दिया। सर जी हेड्स ऑफ इनकम क्या होते हैं? सर इनकम के अंदर मजीद हेड्स हैं। नौकरी करने वाला जो इनकम कमाता है वो सैलरी के हेड में आती है। प्रॉपर्टी करने वाला जो इनकम कमाता है वो प्रॉपर्टी में आती है। बिजनेस करने वाला इनकम जो कमाता है वो बिजनेस में आती है। कैपिटल गेन वाला जो इनकम कमाता है वो, अदर सोर्स वाला जो इनकम कमाता है वो अदर सोर्स में आती है। सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। 1 2 3 4 5। सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्स, ये सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्स, ये सारे हेड्स ऑफ इनकम। सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, ये सारे हेड्स ऑफ इनकम। नौकरी करने वाला सैलरी, किराए की इनकम प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी के हेड में जाती है। कारोबार की इनकम बिजनेस के हेड में जाती है। शेयर्स को बेच के इनकम कैपिटल गेन में जाती है। इसके अलावा कोई और इनकम अदर सोर्स में जाती है। जुमला सुनना,
किसी हेड ऑफ इनकम के सामने जो इनकम लिखी जाती है वो कैसे आती है? उस हेड ऑफ इनकम के जरिए जितने पैसे कमाए माइनस उस हेड ऑफ इनकम के हवाले से जितने पैसे खर्च किए, जो नेट रह जाएगा वो उस हेड ऑफ इनकम के सामने लिखा जाएगा। अगर मैंने इनकम फ्रॉम बिजनेस में 180 रुपए की सेल की, 80 रुपए के खर्चे किए, बकाया 100 रुपया बच गया, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। कारोबार के खर्चे, माल खरीदने के खर्चे, माल जो खरीदा है वो भी कारोबार का हिस्सा है ना सर। तो किसी हेड ऑफ इनकम के सामने जो अमाउंट आ रही होगी वो किसके बराबर होगी? उस हेड ऑफ इनकम में कितने पैसे कमाए माइनस उस हेड ऑफ इनकम में कितने पैसे खर्च किए। एक और जुमला लिखा हुआ है, अगर किसी हेड ऑफ इनकम में नुकसान हो गया, किसी हेड ऑफ इनकम में जितने खर्चे किए लेस किस हेड ऑफ इनकम में कितने पैसे कमाए, अगर खर्चे ज्यादा थे और उस हेड ऑफ इनकम में पैसे कम कमाए थे तो समझा जाएगा उस हेड ऑफ इनकम में लॉस कर लिया है, यानी सस्टेन्ड अ लॉस। दो जुमले लिखे हुए, यही दो हैं। अक्सर बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होती है। अभी समझो, अभी पढ़ो, नहीं समझ आती दोबारा पूछो, मैं दोबारा बताता हूँ। सर जी, एक हेड ऑफ इनकम के तहत जितने खर्चे किए अगर वो ज्यादा है और इनकम कम है तो समझा जाएगा लॉस आ गया। जी मरीबा आमिर रशीद, बेटे मैंने बताया है कि इंशाल्लाह मैं इसी वीक में एफटीआर बताऊंगा। अभी दिस इज नॉट द टाइम कि मैं आपको एफटीआर बताऊं, पहले इनकम बता दूं फिर एफटीआर भी बताऊंगा। ये ऊपर काफी ज्यादा एब्रीविएशंस लिखी हुई हैं कि जो जो लफ्ज इस्तेमाल, इसमें देखो आईटीओ लिखा हुआ है पहले। कोई बात नहीं, नहीं पता होता, मैं भी नहीं देखता होता, मुझे भी वक्त के साथ साथ समझ आई कि यार ये देखनी चाहिए। आप भी जब कभी हो एक बार इसमें से देख लें, अगर इसमें ना मिले तो फिर मुझसे पूछ लें, पहले भी पूछ लेंगे तो दिक्कत नहीं है। मैं वैसे कह रहा हूँ, इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। मैं भी जब स्टूडेंट था मैं भी नहीं देखता था भाई, उतना उतना ही पढ़ा है हमेशा जितना पढ़ने से बंदा पास हो सकता है। हमने कभी गैर जरूरी चीज़ें नहीं पढ़ी। ड्रामा 2 घंटे एक्स्ट्रा देख सकते हैं, 2 सफ़े एक्स्ट्रा नहीं पढ़ सकते। चलूँ आगे भाईजान? देखिए यही लिखा हुआ ना, इसमें एक आध चीज़ बस एक्स्ट्रा लिखी हुई जो मैंने अभी जुमले में नहीं इस्तेमाल की, वो ये कि इन अ टैक्स ईयर, ये जितनी भी इनकम है ये एक टैक्स ईयर के दौरान जितने पैसे किसी हेड ऑफ इनकम में से कमाए माइनस जितने पैसे किसी हेड ऑफ उसी हेड ऑफ इनकम में खर्च किए, तो वो आएगा इसमें। वो सर समझ आ रहा है? जी सर। टोटल इनकम 2 तरह की होती है, एक इनकम सब्जेक्ट टू टैक्स और एक एग्जेम्प्ट। द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी सम। टोटल इनकम किसके बराबर होगी? सर जी मैं अगले स्टेप पे चला गया हूँ। टोटल इनकम क्या होती है? यार इनकम 2 ही तरह की होती है, एक वो जिस पे टैक्स लगना है और एक वो जिस पे टैक्स नहीं लगना। जिस पे टैक्स लगना है वो सब्जेक्ट टू टैक्स है और जिस पे टैक्स नहीं लगना वो एग्जेम्प्ट। तो भाई इनकम 2 ही तरह की होती है, एक वो जिस पे टैक्स लगना है और दूसरी वो जिस पे टैक्स नहीं लगना। जिस पे टैक्स नहीं लगना वो एग्जेम्प्ट है, जिस पे टैक्स लगना है दैट इज इनकम सब्जेक्ट टू टैक्स, यानी उस पर टैक्स लगना है। सर जी यहां तक मैंने आज आपको पढ़ाना था, कल चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट तैयार करके आपने क्लास में आना।
कल चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट तैयार करके आपके क्लास में आना। मैं क्लास से पहले लूँ या क्लास पढ़ाने के बाद उसके बाद लूँ, ये मेरी चॉइस है, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल तैयार करके कल तशरीफ़ लाएँ क्लास में। देखें, ये पहला चैप्टर है, आदत की बात है। चैप्टर 1 मुश्किल नहीं है, ज़्यादा नहीं है। आपने आज तक भी नहीं पढ़ा तो भी 3 लेक्चर लेके आप तैयार करके कर सकते हैं। ऐसा ही है ना सर? इसको पहले चैप्टर से आदत बनाएं। हमने काम को लटकाना नहीं है, साथ साथ करना है। ये आदत बनाएंगे तो ये बन जाएगी। वो मेरा एक दोस्त है, हम अक्सर कहते होते थे कि यार, वो पहले भी शायद आपसे बात की कि वो कहता होता था कि भाई मैं मुंह उठा के नहीं टेस्ट देने आता, मैं पढ़ के आता हूँ, पढ़ के ही आना चाहिए। सब बिल्कुल सही है। तो भाई मैं फिर आपको कहूँगा, कल मज़ा तो ये है कि आप आए और आप इसको रेगुलरली ज्वाइन करें, साथ साथ टेस्ट दें। यकीन माने, ये मेरी आपसे कमिटमेंट है। आप साथ साथ पढ़ें। आज के 50 दिन के बाद आप प्री वाले से भी बेहतर होंगे और आप जिसने पिछली अटेम्प्ट दिया रिपीट कर रहे हैं, आप उससे भी बेहतर होंगे। मैंने खुद देखा है कि वो बच्चा जिसने 3 अटेम्प्ट दी होती हैं, एक बच्चा जो है वो 50 दिन 40 दिन रेगुलरली पढ़ता है और उसका नॉलेज उससे बेहतर होता है। यस, कंसिस्टेंसी से पढ़ें, रेगुलर पढ़ें। क्लियर होगी सर जी बात? कल टेस्ट पूरा तैयार करके आना है, इधर आएंगे फिर आपको बताएंगे टेस्ट का क्या प्लान। डन हो गई सर? बट यू नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।